QGIS एक ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर है. So let us start with the term open source. What do we mean by open source? तो कोई अगर बताएगा इसमें अपने चैट में लिख के what do you mean by open source? There are two terms, free. One is free, one is open source. मैं ज़्यादातर बहुत बंधी हुई परिभाषाओं में बात नहीं करूँगा, खुली तरीके से बात करूँगा. ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, फ्री, कॉस्ट बेसिस, लाइक दैट. यहाँ से शुरुआत करेंगे. Okay. So we will start with what is open source, what is closed source. सॉफ्टवेयर के सेंस में सोर्स क्या है? जैसे कि चाय के सेंस में सोर्स क्या है? चाय की पत्ती. तो ऐसे सॉफ्टवेयर के सेंस में सोर्स क्या है? और जो सोर्स है वो ओपन है. बस सीधी सी बात है. अगर सोर्स ओपन नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है. वो फ्री हो सकता है, थोड़े समय के लिए फ्री हो सकता है, परमानेंट फ्री हो सकता है, एक वर्जन फ्री हो सकता है, अगला वर्जन कॉस्ट के बेस पे हो सकता है. फ्री कुछ ऐसे है जैसे कि आपको शुरू शुरू में दुकान खुलती है ना, तो कोई आपको फ्री में चाय दे दे, या कहीं पर कभी कभी आप स्टेशन पे जाते हैं तो कोई लिप्टन की नई टी लॉन्च कर रहा होता है तो वो आपको चाय पिला पिला के लीजिए सर ये पीजिए, एक बहुत बढ़िया चाय लॉन्च हुई है. दैट इज फ्री. वो उस समय की फ्री है, वो उस वर्जन की फ्री है, मगर वो ओपन सोर्स नहीं है. ओपन सोर्स का मतलब है कि आप चाय पीजिए, पत्ती भी ले जाइए, आप अपने ये अपने अदरक भी ले लीजिए, गैस भी ले जाओ हमारे से, और ये आपका चूल्हा भी ले जाओ, और ये आप भगोनी भी ले जाओ. दैट इज द ओपन सोर्स. अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है इसका मतलब वो आपको अ, वो आपको सोर्स भी दे रहा है. तो सॉफ्टवेयर के केस में सोर्स क्या है? सोर्स है उसका, कोई बताएगा? मैं इसमें सोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर का सोर्स क्या होता है? कोड. वेरी गुड. तो सोर्स उसका जो सॉफ्टवेयर का सोर्स होता है वो उसके कोड होते हैं जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है. अगर कोई सॉफ्टवेयर कहता है कि मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हूँ, तो उससे बोलो कि तुम्हारे सोर्स कोड कहाँ है. अगर वो सोर्स कोड नहीं दे रहा है तो वो क्लोज सोर्स है. तो क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, ये दो बात हुई. फ्री और कॉस्ट, ये दो बात हुई. कोई कहे कि भाई मैं तेरे को सोर्स कोड तो नहीं दूंगा मगर मेरा सॉफ्टवेयर फ्री है, तुम ले जाओ काम करो, तो ये हुआ फ्री. मगर मैं कोड नहीं दूंगा. सॉफ्टवेयर पे तुम जब तक चाहो काम करो, मैं कोई नया वर्जन लाऊंगा तो वो भी तुमको दे दूंगा, या वो कहेगा कि ये वर्जन ले जाओ, नेक्स्ट वर्जन के पैसे लगेंगे, इसके तुम गुलाम हो जाओ, इसके अभ्यस्त हो जाओ, और अब तुम जब इसमें कुछ और मांगोगे तो उसके पैसे लगेंगे. तो अगर वो सोर्स कोड आपको देता है तो ओपन सोर्स है, अगर नहीं देता है तो क्लोज सोर्स है. अगर वो पैसे लेता है तो कॉमर्शियल है, पैसे नहीं लेता है तो फ्री है. कोई ओपन सोर्स होते हुए भी वो कॉमर्शियल हो सकता है. वो कहे कि और नहीं, ओपन सोर्स तो कभी भी कॉमर्शियल नहीं होगा. ओपन सोर्स तो एक तरीके से आपको फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है. ओपन सोर्स एक बड़ी टर्म है. मगर क्लोज सोर्स फ्री हो सकता है. जैसा कि मैंने कहा कि उसने सॉफ्टवेयर बनाया मगर आपको कोड नहीं दे रहा, वो कह रहा है ये वर्जन ले जाओ काम करो. जैसे एक जीआईएस का सॉफ्टवेयर होता है इल्विस. इल्विस फ्री था एक टाइम पे, मगर वो उसका वो सोर्स कोड नहीं देते थे. तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं. इल्विस में मैं जो कह रहा हूँ शायद मैं सही हो नहीं हूँ, आई विल क्रॉस चेक. मगर सोर्स कोड नहीं देंगे मगर आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, तो दे आर क्लोज सोर्स बट फ्री.
अगर अगर कोई चीज़ ओपन सोर्स है, जब वो सोर्स कोड ही आपको दे रहा है तो फिर उसमें बचा ही गया। उसने तो आपको पत्ती दे दी, चीनी दे दी, चाय दे दी, और आपको जो है अदरक दे दी, रोगनी दे दी, सब दे दी इसमें, फिर तो फ्री तो देगा ही देगा। तो ओपन सोर्स को उसको कभी कभी फ्री एंड ओपन सोर्स भी बोलते हैं, फॉस, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो QGIS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स GIS का ही सॉफ्टवेयर नहीं होते, हर फील्ड में ओपन सोर्स है आज की डेट में। तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है आपके। फोटोशॉप की तरह से बात करें तो इंक स्पेस है एक सॉफ्टवेयर, वो है। MS ऑफिस की टक्कर में बात करें तो ओपन ऑफिस है, आपके लिब्रे ऑफिस है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उबंटू है, लिनक्स है, ये है। तो ऐसा कोई भी फील्ड कंप्यूटर की दुनिया में तो नहीं है जहाँ पर ओपन सोर्स नहीं हो। बेस मैप की बात करें तो गूगल मैप के टक्कर में ओपन स्ट्रीट मैप है, आपको फ्री में बेस मैप मिलते हैं पूरी दुनिया के, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे चाहो वैसे ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ओपन सोर्स की मौजूदगी हर जगह मिलेगी, इसका तात्पर्य ये है। ठीक है ना? ओपन सोर्स इज अवेलेबल एवरीवेयर। ओके। ओपन सोर्स QGIS, पहले इसको क्वांटम GIS भी बोलते थे, अभी इसको QGIS ही बोलते हैं 2.0 वर्जन के ऑनवर्ड्स। 2.0 के बाद में इसको QGIS ही बोलते हैं। क्वांटम GIS का ऐसा कोई, बहुत से लोग पूछते हैं इसको क्वांटम का क्या मीनिंग है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिस्टर गैरी शेरमन साहब थे, उन्होंने इसको 2002 में स्टार्ट किया और इसको दुनिया को बताया। और उन्होंने 2004 में इसको एक OSGeo फाउंडेशन है, उसको इसको उन्होंने गिफ्ट कर दिया। एक्चुअली कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जब शुरुआत होती है तो वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत करी होती है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई, तो या कोई व्यक्ति है। बाद में उसे लगा कि भाई मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत है नहीं, हमारे चीज़ से हो सकता है किसी का भला हो जाए, तो वो जनरली उसे फिर ओपन सोर्स की तरह छोड़ देते हैं और कहते हैं भाई अब तुम मेरे से इसे ले जाओ, मेरा मन भर गया, अब इसे तुम डेवलप करो। तो वो किसी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं या किसी को। बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट भी रख सकती है और वो आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो 2004 में इन्होंने उसको OSGeo फाउंडेशन को दे दिया। अब OSGeo फाउंडेशन क्या है? OSGeo फाउंडेशन एक्चुअली एक, इनकी सारे ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर जो हैं पूरी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन GIS सॉफ्टवेयर जो हैं, रिलायबल, उन सब की मदर एजेंसी है। ये माँ है उनकी। जैसे माँ जैसे बच्चों को पालती है, ऐसे ये OSGeo फाउंडेशन उन सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को, उनको अपने पास नर्चर करती है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी होती है, उस कमेटी में अलग अलग मेंबर होते हैं और वो धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे OSGeo फाउंडेशन को गैरी शर्मन साहब ने दे दिया। अभी ये सॉफ्टवेयर जो है ये किसका है? मेरा डेस्कटॉप आपको शेयर नहीं हो रहा शायद, एक मिनट। ये OSGeo फाउंडेशन है। QGIS इसका एक प्रोजेक्ट है, तो इसको दे दिया उन्होंने, गैरी शर्मन साहब ने QGIS को। तो इसके अकेला केवल QGIS ही प्रोजेक्ट नहीं है,
इसके देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। इसके इतने प्रोजेक्ट हैं कि ओपन सोर्स पूरा जीआईएस इसके हाथ में होगा। चाहे आपको किसी वेब मैपिंग करनी है, अपना जीआईएस पोर्टल बनाना है, डाटा कलेक्ट करना है, और दुनिया भर के कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर भी इसमें से टूल यूज करते हैं। और ArcGIS का सारा रास्टर ऑपरेशन ज़्यादातर जो है वो इसकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी से होता है, जीडाल से, जीडाल और जीआर से। तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी इसके टूल यूज करते हैं। तो डेस्कटॉप में इसके पास देखिए अब ये 4 हैं। ये यूनाइटेड स्टेट डिफेंस का सॉफ्टवेयर था, ग्रास जीआईएस, जियोग्राफिक रेफरेंस एंड एनालिसिस एंड सपोर्ट सिस्टम समथिंग। ये एक सबसे पुराना ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर है, ग्रास। और जो इसको यूज करते हैं वो लोग इसी को यूज करते हैं फिर, क्योंकि इसमें इतनी शक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियां। थोड़ी सी इसमें स्क्रिप्टिंग वगैरह भी काम में आती है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। दूसरा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा QGIS है। फिर ये स्पेन वगैरह और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर GBSI चलता है, और एक मार्वल है। ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो डेस्कटॉप में है। इसके अदर वेब मैपिंग में है जियो सर्वर, मैप बेंडर, ओपन लेयर, डिग्री मैप सर्वर। इनको काम में लेकर के प्रोग्रामर्स बहुत सारे वेब जीआईएस के पोर्टल बनाते हैं, वेब जीआईएस उसका काम में लेते हैं। ये डाटाबेस है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटाबेस से काम कर रहे हैं तो फिर आप सेव फाइल में काम ना करके आप पोस्ट जीआईएस से काम करते हैं, और उसको मतलब पूरे कंट्री लेवल पर या वैश्विक स्तर पर काम करना चाहें तो इससे आप कर सकते हैं। इसमें आप बहुत बड़ा डाटा भी आप रख सकते हैं। ये सब ओपन सोर्स के हैं। ओएसजीए फाउंडेशन करीब 300 ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिवर्सिटीज़ का, पूरे वर्ल्ड के मिले हुए उनका एक संगठन है, और इसके 300-400 डेडिकेटेड मेंबर्स भी हैं, और उनको ये चार्टर मेंबर बोलते हैं। फिर इनके एक चेयरमैन होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो इनके अभी पास्ट प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के ही हैं, डॉक्टर वेंकटेश राघवन। वो जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पूना के रहने वाले हैं। बेसिकली तमिलियन है, तमिलियन ब्राह्मण है, और वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, और इंडिया में बहुत आते जाते रहते हैं। और ओएसजीओ के द्वारा और इनके द्वारा और इन सारे संगठनों का एक इवेंट भी होता है, उसको फॉस्फोर जी इंडिया, फॉस्फोर जी एशिया, फॉस्फोर जी वर्ल्ड करके ऐसे वो अलग अलग देश भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो हर साल फॉस्फोर जी इंडिया होता है, और उसमें कई बार वो IIIT में, कभी IIRS देहरादून में। फॉस्फोर जी एशिया भी इंडिया में हुआ है, IIIT हैदराबाद ने कराया, और श्रीलंका में भी हुआ। मैं अभी तक तो इसके सारे इवेंट में जाता हूँ, और वहाँ पर इसको इनके लोगों से हम थोड़े बहुत मिलते रहते हैं। इसके जो चार्टर मेंबर हैं 300-400, उसमें एक HK सोलंकी भी है इंडिया से। तो वो इसमें मतलब वो एक तरीके से ये है कि हाँ भाई वो ओपन सोर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो ये बात हुई उसकी मदर एजेंसी की। अब यहाँ से भी इसकी साइट पे जा सकते हैं डायरेक्ट, और अलग से भी QGIS.org खोल सकते हैं। तो ये QGIS के बारे में थोड़ी सी डिटेल है, आप जाएंगे तो QGIS.org भी डाल सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में, इसकी वेबसाइट पे क्या क्या है इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी हम PPT पे चलते हैं। तो PPT में क्या है, तो ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स हो गया, फ्री एंड कॉमर्शियल हो गया, और इसका मीनिंग क्या है वो सब है। ओपन सोर्स की बात हो गई, ये तो कोई बात नहीं। ओपन सोर्स बिना लाइसेंस का नहीं होता, तो उसकी भी एक लाइसेंसिंग के लिए भी एक संस्था है। वो फ्री सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है, FSF, एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, एक और है। वो एक संस्था है जो इनके लाइसेंस वगैरह डिजाइन करती है।
और उसमें लाइसेंस में ये नहीं होता कि आपसे कोई पैसा लेना है। उस लाइसेंस का मतलब होता है कि आपके अधिकारों का कोई मिसयूज नहीं कर ले। तो यूजर के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका एक लाइसेंस होता है। आप कल को हमसे किसी से फ्री में QGIS ले लो और आप आगे उसे बेचना शुरू कर दो। तो मतलब यही है कि आपके क्या राइट्स हैं प्रॉपरली उसको डिफाइन करता है। आप पैसा भी कमा सकते हैं, ट्रेनिंग से कमा सकते हैं, आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है, कस्टमाइजेशन कमा सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके, और उसमें सारे डिफाइन होता है कि आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो यूजर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, उस संस्था का नाम है ओपन सोर्स इनिशिएटिव OSI, जो उसके लाइसेंस वगैरह पे काम करती है। ये इनको सॉफ्टवेयर को असली में जो है उनका नर्चर करती है। इसको करीब 300-400 ऑर्गेनाइजेशन फंड करती हैं, कई सरकारें हैं, और वो सब उसको पैसा देते हैं ताकि प्रोग्रामर काम करके आपको नए नए सॉफ्टवेयर दे सकें। ओपन जो स्पेशल कंसोर्टियम भी एक फाउंडेशन है जो कि उसके ओपन सोर्स की डेफिनेशन, उसके तरह तरह के फॉर्मेट्स हैं, उनको इकट्ठा करके आपको वो बताते हैं कि आप भटक ना जाएं कि KML एक ओपन सोर्स फॉर्मेट है, तीसरी शेप फाइल है, तो आप उसी में काम करें। ओपन सोर्स के जो पैरामीटर हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर वो डिफाइन करते हैं और सबको सचेत करते हैं। इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, तीनों ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। OSGeo फाउंडेशन की बात हो गई, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये सपोर्ट एंड प्रमोट हाईएस्ट क्वालिटी ओपन सोर्स GeoSpatial सॉफ्टवेयर, और इसके फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और इनके लाइसेंस का जो नाम होता है वो GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस जनरली ये होता है। जैसे और भी तरह के लाइसेंस होते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स भी एक लाइसेंस है, BSD भी एक टाइप ऑफ लाइसेंस है, अपाची भी एक लाइसेंस है। ज़्यादातर जो GIS के जो जनरली जो ओपन सोर्स के लाइसेंस जारी होते हैं, जिनके ऊपर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ये वाले होते हैं। तो OSGeo फाउंडेशन के प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर में होते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि आप उस सॉफ्टवेयर से क्या क्या अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। सो OSGeo स्ट्रक्चर 9 डायरेक्टर और एक प्रेसिडेंट होता है। इसमें कई कमेटियां, लोकल चैप्टर होते हैं। इंडिया में IIIT में लोकल चैप्टर है, करीब 25 चैप्टर्स हैं इसमें अराउंड द वर्ल्ड। और इसके OSGeo फाउंडेशन के ऐसे चार्टर मेंबर्स हैं, यहाँ US में सबसे ज़्यादा हैं, और यहाँ इटली में सबसे ज़्यादा है, इधर इंडिया में थोड़े कम है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इधर भी है। ये इसके प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली। अभी जब ये प्रिंट लिया गया था तो डेस्कटॉप में ये दो थे, सॉरी ये तो अलग है। ये अंडर इंक्यूबेशन में थे उस समय पे, अभी ये GBSIG मेन में आ गया तो ये 4 हो गए हैं। ये जो ये पहले 3 थे, अभी ये GBSIG इंक्यूबेशन से उठ के यहाँ पे आ गया। कोई भी सॉफ्टवेयर इसका पार्ट इतना इजीली नहीं बनता है, उसके लिए काफ़ी उसको फेज में से गुजरना पड़ता है। तो अभी इंक्यूबेशन में से ये निकल के फिर इसमें आ गया। तो अभी ये इसके मेन प्रोजेक्ट 4 हो गए, उसमें से अपना QGIS। और जो अवेलेबल डेस्कटॉप GIS सॉफ्टवेयर्स हैं वो नॉन OSGeo प्रोडक्ट तो ये है। इल्बिस है, ये ITC नीदरलैंड की जो संस्था है, यूनिवर्सिटी है, उसका रिलीज़ किया हुआ है। अभी तो ये फ्री बताते हैं। एक यूडिग है, मैट विंडो है, ये सी विंडोज़ बेस पे है। कुछ लोग कुछ जावा बेस्ड होते हैं, कुछ C++ बेस्ड होते हैं। QGIS हमारा C++ लैंग्वेज में बना हुआ है। इसमें 2 लैंग्वेज काम आती हैं QGIS में, C++ और पाइथन। पाइथन में प्लगइन बनते हैं इसके, और C++ में मेन सॉफ्टवेयर। और प्लगइन यदि कोई लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो उसको फिर वो मेन में ले लेते हैं, उसके कोड को C++ में कन्वर्ट करके मेन सॉफ्टवेयर का पार्ट बना लेते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर जावा में बनते हैं, कुछ विंडोज़ एनवायरनमेंट में बनते हैं, .NET में, कुछ C++ सी में, और उसमें जो ग्रास है आपका वो C में बना हुआ है।
तो ओपन ईवी सागा, ये सागा भी बहुत फेमस है रास्टर ऑपरेशंस के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे सागा और जो ग्रास है, ये पिक्सल वाला जो रास्टर इमेज जो होती है उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब उसके फंक्शंस उसमें ज़्यादा रोबस्ट तरीके से होते हैं। OSGeo प्रोडक्ट्स में ओपन सोर्स में ये हैं डेस्कटॉप में, नाउ ये 4 हैं, अभी ऑप्टिक्स बाहर है मगर ये फ्री है, वैसे ऑप्टिक्स भी फ्री है। ये हैं, ऐसे हजारों सॉफ्टवेयर हैं वैसे, मगर ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ये मेजर मेजर सॉफ्टवेयर हैं। इसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो QGIS है, और सबसे रोबस्ट जो है वो ग्रास है, सबसे ताकतवर। और बाकी में अपने अपने कुछ अच्छे फंक्शंस होते हैं। मैप विंडो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, GBSIG बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सागा भी रास्टर में बहुत काम होता है, लाइट सॉफ्टवेयर है। अपने अपने चॉइस भी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जावा में अच्छा काम करती है तो ओपन जंप ज़्यादा काम मिलेगा। तो जाइए C++ में डेवलप हुआ, edit and create a variety of raster and vector format like shape, KML, KMZ, ये सब है। और उधर रास्टर में IMG, टिफ, करीब 100 तरीके के फॉर्मेट, वेक्टर में 100 तरीके के फॉर्मेट रास्टर में सपोर्ट करता है। मिस्टर गैरी शेरमैन बिगेन डेवलपमेंट ऑफ QGIS इन अर्ली 2010 और 2004 में OSGeo फाउंडेशन इनक्यूबेटेड दिस प्रोजेक्ट। वाई QGIS? जब और सॉफ्टवेयर हैं तो हम QGIS को क्यों काम में लेते हैं? सबसे बड़ी बात है इसकी पॉपुलैरिटी और इसका इजीपन, इजीनेस। इजीपन देखिए, नया वर्ड है इजीपन। तो इजीनेस, वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, उनका कन्वर्जन सपोर्ट करता है। एक प्लगइन स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो जो थर्ड पार्टी प्लगइन बोलते हैं उनको, जो प्लगइन रेगुलरली जनता यूज करती है उनको तो एक कोर प्लगइन बना देते हैं। फिर जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो कंपोनेंट उसके C++ में कन्वर्ट हुए होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉफ्टवेयर के साथ आ जाते हैं। उसके अलावा दुनिया भर में लोग डेवलपमेंट करते रहते हैं पाइथन के अंदर और इसके साथ टूल्स को जोड़ते रहते हैं। तो एक प्लगइन मैकेनिज्म के थ्रू आप जो डेवलपमेंट प्लगइन्स हैं जो चल रहे हैं डेवलपमेंट, उनको भी सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर में खींच सकते हैं। एक बार आपने वो प्लगइन यदि यूज कर लिया, खींच लिया, इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, तो जब तक आपका वो QGIS अनइंस्टॉल नहीं होगा तो वो आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे आपने गूगल अर्थ इंस्टॉल कर लिया तो आपका पार्ट हो गया, आपके आपके सिस्टम पे आ गया। ऐसे प्लगइन्स को भी आप इंटरनेट का कनेक्ट रखते हुए वो 300-400 प्लगइन में से जो प्लगइन आपको यूज में आता है उस प्लगइन को आप काम में ले लेते हैं और वो आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो जाता है। तो इन दैट वे वी आर यूजिंग प्लगइन्स। तीसरा कारण है कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। अगर आपके पास डेवलपर्स हैं, आपके पास में यदि प्रोग्रामर्स हैं, C++ के प्रोग्रामर्स हैं, तो दे कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर एज पर द बेसिक नीड। आपका इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उससे काट पीट के वो छोटा करके आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उतना बड़ा करके आपको दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास उसके प्रोग्रामर्स क्या है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ पे, मैक पे, मोबाइल पे तो उतना अच्छा नहीं चलता है, इसका बीटा वर्जन मोबाइल का भी है, मगर मैक, विंडो, लाइनक्स इन पे तो अच्छे से चलता है। The use of open source QGIS is growing. Use is very fast. And not only use, इसके वर्जन भी बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। मैं इसके साथ में QGIS 1 से हूँ, अभी QGIS 2 भी हो गया, अभी QGIS 3 चल रहा है। और 1 में भी जैसे आपके 10-12 वर्जन निकलेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ऐसे करके वो वर्जन आपके चलते हैं। फिर जैसे मान लो 1.11, 1.12 ऐसे हो गया, फिर वो पूरी सीरीज चेंज कर देते हैं 2.0, पूरा इंटरफेस भी कुछ नया सा हो जाता है। फिर 2 में 2.1, 2.2, 2.3, तो वो जब 10-12 वर्जन निकल जाते हैं तो फिर वो उसके सारे चेंजेस को मिला करके फिर 3.0 शुरू कर देते हैं। अभी 3 चल रहा है,
तो 3 में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे चल रहा है। तो इसके करीब अभी बताएंगे आपको 3.2 है या उससे आगे का है। इससे जब आपके चलते जाते हैं वो, तो वो वर्जन सीरीज चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस में चेंज हो जाता है। तो not only users are growing, software is growing very fast. Okay, तो सॉफ्टवेयर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। मैंने अपने जब से इसको यूज़ किया 2009 से यूज़ करना शुरू किया इसको, आज 19 हो गया, करीब 20-25 वर्जन तो इन्होंने निकाल दिए होंगे। तो जब तक एक सीरीज रहती है तब तक लगभग उसका इंटरफेस वही रहता है, इंटरफेस में मेजर चेंज नहीं होता है। मगर ये एक बहुत सुंदर फैसिलिटी भी देता है उसके साथ ये, कि आपका अगर सॉफ्टवेयर पुराने पर आप काम कर रहे हैं, नया वर्जन रिलीज हो गया, तो आप दोनों को एक साथ भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं और धीरे धीरे अपना शिफ्ट कर सकते हैं नए सॉफ्टवेयर पर। मगर कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर जनरली आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं आपसे कि आप पहले पुराना वाला अनइंस्टॉल करो। ज़्यादातर जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है उनकी यही कहानी है। तो वो पहले आपसे पुराना वाला अनइंस्टॉल कराते हैं, तब न्यू वर्जन आपको इंस्टॉल करने देते हैं, जो कि एक घातक बात है, क्योंकि कई बार उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं देते हैं और वो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये केवल ओपन सोर्स में ही पॉसिबल है अभी तक, कि आप एक साथ एक सॉफ्टवेयर के 2-3 वर्जन भी रख, कितने वर्जन रख सकते हैं, और पुराने वाले का भी जो टाइप ऑफ फाइल है वो नया वाले सपोर्ट करते हैं। तो ये है, तो यूज इज ग्रोइंग, नॉट ओनली ग्रोइंग, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट। लैंग्वेज लोकलाइजेशन सपोर्ट है, आप किसी भी डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, आप सोर्स कोड में हिस्सा ले सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये आपको वेबसाइट ट्रांसलेशन का भी मौका देता है। आपको आपको जो इसका मास्टर ट्यूटोरियल है उसको भी कई लैंग्वेज में बदलने का मौका देता है। और आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको भी आपको कई लैंग्वेज में बदलने का मौका देता है। तो जो मेन सॉफ्टवेयर है वो हमने NIRD जयपुर सेंटर के लेवल पे थोड़ा ट्राई किया था, जो हमारा जयपुर में सेंटर था। तो उस समय पे हमारे ट्रांसलेशन लगभग 86% तक हो गए थे। मगर बाद में फिर हमारा इधर शिफ्टिंग हो गया, इधर ट्रांसफ़र हैदराबाद वापस हो गया, तो ट्रांसलेशन पार्ट रुक गया। तो अगर आप जाके देखें तो सॉफ्टवेयर आपको हिंदी में कन्वर्ट भी होगा, मगर क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ग्रो कर गया बाद में, तो अभी ट्रांसलेशन करीब 50% पे आ गया, बाद में ट्रांसलेशन उसका हुआ नहीं। वैसे पहले ट्रांसलेशन थोड़ा कठिन टूल से होता था। अभी एक टूल भी बहुत सरल इन्होंने कर दिया है। इस एक ऑनलाइन वेबसाइट है transifex.com, तो www.transifex.com है। उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें QGIS प्रोजेक्ट के अंदर आप ट्रांसलेशन में भी जा सकते हैं और उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्रांसलेशन की, तो आप उसके मेंबर हो सकते हैं और आप चैरिटी के रूप से उसके वेबसाइट को हिंदी में बदल सकते हैं या उसको। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप कोई भी ट्रांसलिट्रेशन सॉफ्टवेयर गूगल इनपुट टूल भी काम में लेकर के, और उसमें जो स्ट्रिंग्स आती चली जाए उनको राइट में ट्रांसलेशन में डालते जाइए, और अगले वर्जन में या उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है तो वो उसको सॉफ्टवेयर में पार्ट बना देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इसके अंदर आप जाते हैं, आप उसके ये आपको डेस्कटॉप नहीं दिखा रहा क्या मेरा? ये आपका transifex.com है, इसमें आपके यूज़र आईडी पासवर्ड से आप जा सकते हैं, और फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स ट्रांसीफेक्स पर ट्रांसलेशन के लिए पड़े हुए हैं उनको आप किसी भी प्रोजेक्ट में मेंबर होके उसके हिंदी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली जो भी लैंग्वेज हैं जिनको वो सपोर्ट करता है उसमें आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको केवल इस वेबसाइट में ट्रांसलेशन करना है और आपको टाइपिस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ॉन्ट वॉन्ट की जानकारी की भी ज़रूरत नहीं है। आप गूगल इनपुट टूल या जो डायरेक्ट ट्रांसलेटरेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको काम में ले सकते हैं। आप लिखते हैं जैसे कि आप खोजो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ब्राउज को खोजें,
तो ब्राउज का हिंदी करेंगे खोजें, तो आपको आप लिखेंगे KHOJEN, खोजें, तो वो उसको हिंदी में कर देगा खोजें। तो आपको बस ये करना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं इसके अंदर। लैंग्वेज लोकलाइजेशन सपोर्ट है, ये हर एक सॉफ्टवेयर आपको यूज़र को राइट नहीं देता है, तो खुद अपनी टीम लगा के अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपना कराते हैं। और इसका QGIS का इंडिया के लिए तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम है ना, मतलब कि वी आर देयर। तो यस, जो भी आप क्वेश्चन में टाइप कर दें, तो ये आपका मेजर रीज़न है। तो इसका इतना इतना बड़ा इसका पूरा संसार में इसको यूज़ करते हैं QGIS को। ऐसे ट्रांसलेशन किए हुए हैं हिंदी में, वहाँ पर आप उसके अगर हेल्प में जा कर के अबाउट में जाके देखेंगे, तो ट्रांसलेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे इंडिया में HK सोलंकी का नाम लिखा मिलेगा। और ये पुराना डाटा है, अभी ये 50% पे आ गया होगा करीब। तो ये जयपुर लेवल पे ट्राई किया था, तो ऐसे हिंदी करने की कोशिश करी, मगर जब तक इसके पूरे डॉक्यूमेंट, मेन यूज़र मैनुअल जो कि 500-700 पेज का है, अगर वो भी हिंदी में नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगा कि देयर शुड बी ए कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे ब्राउज का मतलब है, अगर ओपन का मतलब खोलें, ब्राउज का मतलब खोजें, तो उधर फिर ओपन है, उधर ब्राउज है, तो सपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मैच नहीं होता है। तो उसके ट्यूटोरियल्स भी फिर हिंदी में बनने चाहिए और ये सारी चीज़ें। इसका मेजर एक और रीज़न है कि प्लेंटी ऑफ सपोर्ट एंड ट्यूटोरियल अवेलेबल है। तो इसके बारे में आपको एक सेपरेट सेशन ले लिया था, जिसके ऊपर आपको प्लेटफॉर्म, सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो PPT पार्ट तो लगभग ये पूरा हो गया। अभी हम ज़रा सा ये देख लेंगे कि इसके और कुछ मेजर कुछ जो लाइव आपको इसकी वेबसाइट पे बता सकें, वो देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ तक के जो ट्रांसलेशन इंडिया रिमूव फ्रॉम QGIS, भाई ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए ऐसा करते हैं, अच्छा देखेंगे अभी। तो इसको देखेंगे कि सबसे पहले इंस्टॉलेशन से शुरू करते हैं, ताकि मैं ट्रांसलेशन भी दिखा सकूं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसके लिए जाते हैं इसकी वेबसाइट पर, और मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। तो 3.12 चल रहा है अभी, और इसका जो आगे लिखा रहता है वो उस जगह का नाम होता है जहाँ पे इसको रिलीज किया गया था। अगर इसमें लिखा है बुकुरेस्टी, इसका मतलब है कि ये बुकुरेस्टी जो जगह है, बुखारेस्ट है शायद वो बुखारेस्ट जो है, वहाँ पर इसको अभी 3.12 को रिलीज किया गया है। ओके, तो इसलिए इसका नाम हो गया QGIS बुकुरेस्टी। अब इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बुखारेस्ट होगा, बुकुरेस्टी होगा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस। ओके, 3.12 है, तो इसमें अगर ये 3.12 है, और 3.10.6 जो है वो LTR है, लॉन्ग टर्म रिलीज। तो ये प्रीवियस वर्जन जो बग फिक्स होता है, बग बग फ्री होता है ज़्यादातर, वो LTR बोलते हैं उसको। तो नीचे की तरफ अगर इसमें आएंगे, तो एक सेक्शन होगा इसमें, डाउनलोड नाउ। पहले धीरे धीरे देखते हैं, देखिए। अच्छा, एक और ध्यान रखने की बात है, जो इसके ऑड नंबर वर्जन्स होते हैं वो डेवलपमेंट वर्जन्स होते हैं, वो डेवलपर्स के काम के होते हैं, उनको कभी भी काम में ना लें अगर कहीं से मिल जाए तो।
और जो इवन नंबर वर्जन्स होते हैं वो पब्लिक के काम के होते हैं। दूसरी सावधानी ये है कि इसमें कभी भी आप अगर काम में लें तो LTR वर्जन काम में लेना है। एज ए न्यू यूजर मैं भी LTR ही काम में लेता हूँ, जो कि एक दो वर्जन पीछे का होता है, उसमें आपको अभी आगे आएगा कहाँ मिलता है। लॉन्ग टर्म रिलीज तो वो लगभग शुद्ध शुद्ध वर्जन होता है, ज़्यादा पुराना भी नहीं होता, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कई बार हमारे कुछ वायरसेस होते हैं या अपने उनकी सपोर्ट कम होती है, कुछ कम हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी नहीं होती प्रॉपर, तो आप उसको लॉन्ग टर्म रिलीज को काम काम में लेते हैं। तो इसमें अगर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ भी लिखा रहता है कि अभी लेटेस्ट वर्जन 3.12.3 है और जो LTR वर्जन है 3.10.6 है। ओके, लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ब्लॉग हैं, इनको पढ़ना चाहें, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह हैं। ओके, तो डाउनलोड नाउ में जब गए तो डाउनलोड नाउ में क्या है, एक इंस्टॉलेशन डाउनलोड है, एक ऑल रिलीज है। अगर आपको पिछली रिलीज भी चाहिए तो यहाँ पर आपको पिछले वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे, और ओल्डर उससे भी ओल्डर रिलीज चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 1 पॉइंट टाइम की 1.0 की समथिंग, और भी पुरानी चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी। ये OS X की है, यहाँ पे विंडोज की है। प्लग इन फॉर QGIS आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर, मगर आपको प्लग इन डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में भी डाउनलोड कराता है। इंस्टॉलेशन डाउनलोड जो करंट है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसमें जैसे नीचे गए तो डाउनलोड फॉर विंडोज सेक्शन में चल रहे हैं हम पहले, और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो फिर मैक के लिए है, और ये लाइनेक्स के लिए है, BSD के लिए है, ये एंड्रॉयड टैबलेट के लिए है, ये सारे वर्जन्स के लिए है। और सैम्पल डाटा सेट यहाँ से ले सकते हैं। सैम्पल डाटा सेट जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस समय भी बोलता है, उस समय पे उसको यस मत करिए, क्योंकि सैम्पल डाटा सेट जो है ये अलास्का के आसपास का है, US के ऊपर, और वो आपके ज़्यादा किसी काम का नहीं होता, जगह भी बहुत घेरता है। मगर अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मिला के यदि इसके यूज़र मैनुअल के साथ काम करना चाहें तो वो डाटा उसमें जो दिखाया गया है वो यही डाटा है, सैम्पल डाटा सेट। मगर आप अपने डाटा से भी काम कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज को ट्राई कर सकते हैं। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप वहाँ से सैम्पल डाटा सेट को लें। विंडोज़ में रहते हुए आप इसमें जाते हैं स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर OSGeo पैकेजेस। इसमें स्टैंड अलोन में भी आपके लेटेस्ट रिलीज है, रिचेस्ट ऑन फीचर्स, ये 32 बिट 64 बिट के लिए है और ये 32 बिट के लिए है। और नीचे है लॉन्ग टर्म रिलीज जिसकी मैं बात कर रहा था, मोस्ट स्टेबल। तो आप यहां से ना लेकर के 3.12 को ना लेकर के 3.10 को करेंगे लॉन्ग टर्म रिलीज को। ओके, लालच ना करें। तो आप 3.10 को यहाँ से 64 बिट ज़्यादातर हमारे सिस्टम से चेक कर लें, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाके अपने कंप्यूटर में जाके कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। जो प्रोसेसर हैं वो तो आजकल ज़्यादातर सभी 64 बिट हैं, पर दिस इज मींट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका है तो आप यहाँ से उसको क्लिक कर देंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे नीचे जो है डाउनलोड शुरू हो गया। ये करीब 411 MB का है। ओके, और एक डोनेट विंडो आती है, अगर आपको लगता है कि इसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सरलता दी है और आपके डिपार्टमेंट को काफ़ी लाभ पहुंचाया है तो आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं। आप कोई फीचर भी इनको डोनेट कर उनसे बनवा सकते हैं कि हमको ये सुविधाएं चाहिए इसमें, आप ये प्लगइन बनाओ,
आप डायरेक्टली इनके जो प्रोग्रामर्स हैं उनसे भी आप बात करके सीधे भी कर सकते हैं। मैंने कौन सा लिया, लॉन्ग टर्म रिलीज में से, रिलीज रिपोर्टेड मोस्ट स्टेबल में से, जो मेरा 34 या 64 बिट का जो मेरा वर्जन है वो ले लिया, और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये डाउनलोड में आपका थोड़ा टाइम लेगा। तो हम इसको, ज़्यादा टाइम लेगा तो अगली 2 क्लास हमारी इसी के ऊपर है, तो उसमें इसको लेंगे, क्योंकि मैंने पुराने सारे इसमें से हटा दिए थे। ठीक है, तो ताकि मैं आपको एग्जैक्टली समझा सकूं ड्यूरिंग द सिस्टम, इसके इसके दौरान ही, कि ये किस तरीके से होता है। तो बजाय इसके कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊं और आपको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बाकी चीज़ें इसमें क्या है, स्टेबल रिलीज लेना है स्टैंड अलोन। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये बता ही दिया था, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, ये 3 बुक मिलती हैं, यूजर गाइड, ट्रेनिंग मैनुअल, जनरल इंट्रोडक्शन टू जीआईएस। आप इसके ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ये आपके ट्रांसलेशन के इन्वॉल्वमेंट है। और और भी बहुत सारे इसके इन्वॉल्वमेंट हैं। डॉक्यूमेंट राइटिंग में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो वो सारी आपकी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये है, और इसके ऊपर आपको चेंज लॉग भी मिलता है कहीं पर। इसमें अगर आप डिस्कवर QGIS में जाएंगे तो इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं, और जो मोटी मोटी इसकी जो बातें हैं वो सब हैं, फीचर्स हैं। QGIS का फीचर टूर आप लगा सकते हैं, जो इसके मेजर फीचर हैं, तो वो आपको टूर भी कराएगा और आपको बताएगा कि क्या क्या इसके अंदर वो है। तो ये वही आपका एक तरीके से यूज़र डॉक्यूमेंट है, मेन फीचर्स हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो लिस्ट ऑफ करंट सस्टेनिंग मेंबर्स, स्वीडन से ये हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स से OSG फाउंडेशन है, डेनमार्क के हैं। हर देश में लगभग इसके सपोर्टर्स हैं, और वो इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसकी ट्रेनिंग देती हैं और इससे रिलेटेड है, ओपन सोर्स की ट्रेनिंग देती हैं, और अपनी कमाई में से वो इनको सपोर्ट करते हैं, इन ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स को। मतलब दोनों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर आप अ, उस म्यूचुअल रिलेशनशिप में आप काम करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। इसमें ट्रांसलेटर सेक्शन में हिंदी का है, हेल्प में, अबाउट में, ट्रांसलेटर में जाके देखते हैं तो हिंदी का मौजूद है। अभी मैंने अपने दूसरे सिस्टम में जाके देखा है, क्योंकि इसमें तो अभी QGIS में टाइम लगेगा, तो मैं राजेश जी को जवाब दे रहा हूँ। नहीं, तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी। तो छोटे मोटे सपोर्टर भी हैं, डोनर्स भी हैं, इंडिविजुअल डोनर्स भी हैं। आप चाहें तो भले ही 100 रुपये महीने की भी दे सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं पेपाल वगैरह और उनके थ्रू, और ऑटोमेटिक एट ए पर्टिकुलर डे ऑन द मंथ एंड और समथिंग सम अमाउंट में भी डिडक्टेड, लाइक दैट, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो मैं शायद मेरे क्रेडिट कार्ड से एक तो अपना QGIS को शायद, और एक इसको विकीपीडिया को 100 या 200 रुपये मंथली
मेरे क्रेडिट कार्ड में से कटता रहता है। इसको मैं थोड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा एक मामूली सही मगर मामूली हेल्प ही काफ़ी होती है। तो ये लीडिंग ओपन सोर्स बहुत सारी इसमें केस स्टडीज भी हैं। आप भी अपनी केस स्टडी लिख के भेज सकते हैं तो वो छाप देंगे। केस स्टडी में वो ऐसी एग्जैक्ट कोई केस स्टडी तो नहीं थी, मगर 2012 में हमने अपने एनआईआरडी में जो जयपुर सेंटर पे जो हमने ट्रेनिंग वगैरह दी, उसके ऊपर एक केस स्टडी वहाँ पर पब्लिश करा दी 2-3 पेज की। हमने किस तरीके से उसको ट्रेनिंग वगैरह दी है, तो उसका थोड़ा सा अपना वो दे करके डिटेल दे करके उसमें पब्लिश करा दिया। तो आपके अगर कोई यूज केस हो, जैसे आप फॉरेस्ट में यूज़ कर रहे हैं QGIS को और आपने कुछ बेहतरीन यूज़ किया है, तो आप अपने नाम से एक केस स्टडी पब्लिश करा सकते हैं। तो इसमें आप सर्च में देखेंगे तो वो आदमी जो मदद करने वाले मेन जो इनकी अलग अलग कमेटी टीम होती है, तो वो आपको बता देंगे कि ये आदमी आपके लिए बेहतर मदद करेगा इसमें। तो फिर आप उनके पीछे पड़ सकते हैं और उनको अपना केस भेज सकते हैं। वो थोड़ा आपको सुझाव दे करके थोड़ा सा करेक्शन वगैरह करा के, कुछ करेक्शन वही कर देते हैं और आपकी केस स्टडी वो पब्लिश कर देते हैं। उस ईयर में वो रिकॉर्ड हो जाती है और चलती रहती है। तो मेंबर्स एंड डोनर्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, स्क्रीनशॉट, मैप एग्जांपल्स हो गए। तो ये इतने तरह के मैप एग्जांपल हैं जो सब QGIS में बने हुए हैं। देखिए कितने बेहतरीन मैप हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल मैप्स हैं। इतना मतलब क्या कहा जाए इनको। एक एक मैप ये करोड़ों रुपए का है। मतलब कि कहने का मतलब जो इसका जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके इनको बनाया है, तो ये सब QGIS के वर्क है। तो करोड़ों तो मैं थोड़ा वैसे ही बोल रहा हूँ, मगर बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं ये। तो इसमें आप बहुत गहराई में जाके बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट्स हैं ये इसके QGIS के। डिस्कवर QGIS हो गया, फॉर यूजर्स हो गया, इसमें ही एप्लीकेशन पार्ट है। इसकी एप्लीकेशंस आपने देखी, कितनी तरह की एप्लीकेशंस हैं। वेब क्लाइंट है, मतलब कि एंड्रॉयड पर कैसा दिखेगा। वेब क्लाइंट भी है इसका, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीज़ें आपके आती हैं आपके सिस्टम पे। QGIS का एक सर्वर भी है, तो आप सर्वर के थ्रू अपना लिंक रह के अगर आप वेब में कुछ जानते हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो ये तो डेस्कटॉप हो गया QGIS का सर्वर हो गया, QGIS का वेब क्लाइंट हो गया और QGIS का एंड्रॉयड वर्जन हो गया। इतने इसमें वर्जन हैं। तो get started using QGIS to check your documentation, connect with QGIS community, ये यूजर के लिए पोर्शन है। गेट इन्वॉल्व, रिपोर्ट बग्स, आप उसके यूजर ग्रुप से कनेक्ट रहते हुए इसके ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसकी टिकट आप इशू करा सकते हैं, वो टिकट पे फिर वो काम करेंगे। आपको कोई गलती पकड़ में आती है तो आप टिकट इनिशिएट कर सकते हैं। सपोर्ट चैनल में, मेलिंग लिस्ट में आप रह सकते हैं, IRC चैट में, फोरम्स में रह सकते हैं, यूजर ग्रुप्स में रह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को भी आप अपडेट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में काम में ले सकते हैं। डेवलप ए प्लगइन, आप अपना प्लगइन डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक इंदौर के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शैलेश चौरे, वो एक बहुत हार्डकोर प्रोग्रामर हैं। वो उसमें होलकर कॉलेज में इंदौर में है। उन्होंने बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाए टोपोशीट नंबरिंग सिस्टम के लिए और टोपो ट्यूटर के लिए, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर हैं। तो वो सॉफ्टवेयर आपको ये बताते हैं, अगर आप पॉइंट लाइन पॉलीगन डाटा डालते हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली उस पॉलीगन में या उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर कितनी टोपोशीट, कौन सी सीरीज की कौन कौन से नंबर की टोपोशीट आ रही हैं। तो वो बहुत हल्का सा सॉफ्टवेयर है मगर उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो उनका जो मैंने कहा कि इसको आप पाइथन में कन्वर्ट कर दीजिए इसके कोड को,
और फिर आप इसका एक प्लगइन आप QGIS के ऊपर भी कर दीजिए ताकि पूरा इंडियन कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिल सके। तो उन्होंने उस प्लगइन को टोपोशीट नंबरिंग सिस्टम प्लगइन को पाइथन में कन्वर्ट कर दिया, QGIS का पार्ट बना दिया, और ना वो प्लगइन आप एंजॉय कर सकते हैं QGIS के अंदर। तो आप QGIS में कोई अगर आपका लेयर खुली हुई है और वो प्लगइन आप चलाते हैं तो उस प्लगइन के ऊपर वो उस प्लगइन के थ्रू आप उस मैप के ऊपर एग्जैक्टली वो आपकी टोपोशीट के ग्रिड्स आ जाएंगे, कौन कौन से नंबर की टोपोशीट आपकी उस एरिया को ढक रही है। तो UTM सिस्टम वाली या पुराने सिस्टम वाली, तो वो आप उसमें उस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्लगइन का भी एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन रहता है। उनकी मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ, www.saleschore.com। तो बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के सॉफ्टवेयर हैं, और ये सारे उन्होंने अपने टाइम टाइम निकाल के डिज़ाइन डेवलप किए हैं। तो डाउनलोड में सॉफ्टवेयर में जाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशन भी है उनकी, उनकी वेबसाइट है ये। तो इसमें ये तो जियोलॉजी से संबंधित है, मगर OSM ट्विटर है, ये आपको नई जो जो इसकी सीरीज है टोपोशीट की, उसके बारे में पूरी जानकारी देता है कि नंबरिंग कैसे होती है। आप अपना कोऑर्डिनेट डालिए और फिर उसको बताएगा कि 1:10 लाख पे ये इस तरीके से एनिमेटेड उसके ग्रिड गिरेगी, आसपास की ग्रिड भी बताएगी। और फिर 1:50,000 पे कौन कौन सी ग्रिड हैं, 1:25 पे कौन कौन सी ग्रिड्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये टोपो ट्विटर में जो पुरानी जो नंबरिंग सिस्टम की पुरानी नंबरिंग सिस्टम के जो नंबर्स हैं उसमें भी आप अपना कोऑर्डिनेट डालिए और एनिमेटेड फॉर्म में इसका आनंद ले सकते हैं। इसको उन्होंने पाइथन में डाला है, टोपोशीट नंबर कैलकुलेटर को। इसको डाउनलोड करते हैं आप तो आपके ऑफलाइन डाउनलोड भी हो जाता है। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल है, डायरेक्ट रन कर सकते हैं आप इसको जब भी इसको चलाएं तो इसमें अगर आप पॉइंट लाइन पॉलीगन अपना कुछ डालते हैं तो ये आपको बताता है कि कौन कौन से नंबर की शीट्स आपके ऊपर हैं। उसको आप एक्सेल में या कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, जैसे आपके पूरे रेंज में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी टोपो शीट आ रही है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाता है। आपके टोपो ट्विटर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और OSM ट्विटर को भी डाउनलोड कर, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाते हैं ये, और फिर आप इनको काम में ले सकते हैं। तो ये हम कल देख लेंगे इनको। वैसे आपको OSM ट्विटर जैसे आप चला के देखें तो कहने का मतलब प्लगइन, मेरा मेन पर्पज ये था कि उन्होंने अभी TSNS प्लगइन को, सॉफ्टवेयर को उसका हिस्सा बना दिया, QGIS का हिस्सा बना दिया। नाउ इट इज पार्ट ऑफ द main as a plugin, you can take as a plugin in the QGIS। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक तरीके से हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने किया, पूरे कोड चेंज करे इसके, और वो किया। OSM ट्विटर को जैसे आप वैसे एंजॉय करेंगे तो वैसे देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये आपके डाउनलोड में फोल्डर में भी रहेगा। और OSM ट्विटर पहले भी कभी होगा इंस्टॉल तो वो दिखा रहा है उसको। इन तीनों सॉफ्टवेयर को आप चला करके अपने एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, और वो सब कुछ है आपका। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर को आप काम में ले सकते हैं। फीचर्स, गेट इन्वॉल्व, डेवलप ए प्लगइन, सस्टेन एंड डोनेट एंड डॉक्यूमेंटेशन तो आपको मालूम ही है। और इसका चेंज लॉग भी रहता है कि पिछले वर्जन से नए वर्जन्स में क्या चेंज है, वो भी कहीं पर इसमें एक जगह मौजूद है, वो देखेंगे। इसके आप अगर C++ डॉक्यूमेंटेशन और पाइथन प्लगइन बनाने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बुक को भी पढ़ सकते हैं, PyQGIS कुक बुक। अगर चाहिए कोई अगर इस काम में इंटरेस्टेड हो और कुछ वो कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर द PyQGIS कुक बुक।
So this is I think all about the QGIS. Hello. This is all about the QGIS basic thing. I will take the questions just one by one. बुखारेस्ट इज इन रोमानिया. बुखारेस्ट की राजधानी है. सॉरी, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है. And translation is available there. So questions I will take one. Only one question. Very bad. QGIS works after installation only offline. There is no online version. आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपके ऑफलाइन ही काम करते हैं. तो उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ अगर मैप लगाने, जैसे वो आपको अलाउ करता है कि आप सर्वर के थ्रू इंटरनेट चालू है, तो पहले तो गूगल इमेज को भी लगा देता था, मगर अभी गूगल ने अलाउ नहीं कर रखा. अभी ओपन स्ट्रीट मैप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग मैप और बहुत सारे और मैप पीछे से वो लगा देते हैं. SRTM के मैप है, वेदर के डाटा है, और इवन जो हमारे भुवन का जो डाटा है उसका भी अगर हम एक WMS लेयर इसमें QGIS में कनेक्शन बना के, और वो उसका WMS का जो उसका URL है उसको कनेक्शन में एक पाथ दे करके ओके करते हैं, तो उसके कनेक्शन करके वो जो हमारे भुवन में जो इमेजेस पड़ी हुई है, लैंड यूज, लैंड कवर और जो भी डाटा पड़ा हुआ है, उसे हम अपने QGIS के बैकड्रॉप पे लगा सकते हैं. तो फ्रंट में QGIS ऑफलाइन चल रहा होता है और पीछे से इमेजेस हम ले सकते हैं जो जो एजेंसी देना चाहे. तो चाहे WMS लेयर के थ्रू देना चाहे तो उसमें एक ऑप्शन रहता है WMS कनेक्ट. WMS कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे उनका URL और यूजर ID पासवर्ड वगैरह अगर कुछ डलवाते हैं डाल के पीछे बैकड्रॉप पे डाटा खोल सकते हैं. तो हम अपनी इमेज फिर उसके ऊपर ओवरले कर सकते हैं, KML या टोपोशीट या जो भी. तो वो पीछे से हम लेके आ सकते हैं सर्वर से डाटा. बट ओरिजिनली द सॉफ्टवेयर विल वर्क ऑफलाइन. जैसे आपका ये भी ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, तो इसमें ऑनलाइन नहीं है, ब्राउजर वर्जन नहीं है QGIS का. ऑफलाइन ही इंस्टॉल होगा. करीब 500 MB का, साथ साथ 411 MB का है. वो एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर खत्म. अब प्लगइन जो जो थर्ड पार्टी प्लगइन है 400, जैसे टोपोशीट नंबरिंग सिस्टम, ये शैलेश चौरे जी का बनाया हुआ है, ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, अभी कोर प्लगइन में शामिल नहीं हुआ है. अगर आप इसको अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाना चाहें तो एक बार आपको प्लगइन में जाके टोपोशीट नंबरिंग सिस्टम लेके उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो वंस यू इंस्टॉल दैट, फिर वो जब तक आपका QGIS अनइंस्टॉल नहीं होगा, वो टोपोशीट नंबरिंग सिस्टम आपके लिए आपके उसमें सिस्टम में काम करेगा. तो इस तरीके से प्लगइन भी आप ले सकते हैं, बैकड्रॉप में इमेज भी लगा सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ दैट इज वर्किंग ऑफलाइन फॉर यू इन योर सिस्टम. और जितनी भी आपके पास ऑफलाइन डाटा पड़ा हुआ है उसको बिना इंटरनेट के खोलेगा, सारा काम कराएगा, और उनका फिर जो काम है उसको सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में. और कोई क्वेश्चन है या मैं अपना वीडियो भी बंद कर दूं? वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है नहीं तो इस चक्कर में. Shall I close video? Okay.